ಯುವ ರೈತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಔರಾ ಬ್ಲೂಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ, ಒಂದು ಮೈಸೂರು ಹತ್ರ ಒಂದು ಜೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಜೀವ್ ಮಾನೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಗ್ರೋವರು. ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಾಪಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ಬೋದು. ಫಾರ್ಮರು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅರ್ಶನಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರಾಪ್ಗಳು ಬೇರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಫೇಮಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗ ಇರ್ಬೋದು, ಬೆಳಗಾಂ ಇರ್ಬೋದು, ಬಿಜಾಪುರ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಶುಗರ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಅವರೇಜ್ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀತಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ 40 ಇಂದ 70-80 ಟನ್ವರೆಗೂ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಭೂಮಿನ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಂಜೀವ್ ಮನೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆ ಪರವಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಬೆಳಗಾಂ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲೂ ಒಂಥರ ತೆಗಿತಾರೆ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಹೋದರೆ 40 ಟನ್ ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಅವರೇಜು, ರಾಯಚೂರು ಹೋದರೆ 30ರಿಂದ 40 ಟನ್ನು, ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಒಬ್ಬರು 50ರಿಂದ 70. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಈಗ ಆ ಥರ ನಮಗೆ ಅವರೇಜ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ? एवरेज कम आने के लिए जो कारण आता है तो यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड होता है, और फार्मर कैसे उसमें काम कर रहा है इसके ऊपर डिपेंड होता है। 5 पॉइंट के ऊपर काम करना होता है। सॉइल की फर्टिलिटी पहले देखनी है, दूसरा आता है प्लांटेशन वो कैसे कर रहा है उसके ऊपर देखना होता है, तीसरा आता है वो फर्टिलाइजर्स वो कैसे सप्लाई कर रहा है इसके ऊपर काम करना चाहिए, चौथा आता है पानी वो कैसे दे रहा है, इरिगेशन कैसे कर रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है, और पांचवा आता है प्लांट का प्रोटेक्शन वो कैसे कर रहा है। ये 5 पॉइंट के ऊपर अगर वो सही तरीके से काम कर रहा है और नेचर उसको उसने साथ दिया तो बिल्कुल अच्छी तरीके से यील्ड आ सकता है। लेकिन जो यील्ड कम आ रहा है उसमें अलग अलग कारण होते हैं। कई फार्मर्स न्यूट्रिएंट्स ठीक तरीके से नहीं दे रहे, कई फार्मर के यहाँ पानी बहुत कम पड़ रहा है, या कई फार्मर के यहाँ बहुत ज़्यादा पानी दे रहे हैं। ऐसे अलग अलग कारण के हिसाब से वो गन्ने का उत्पादन कम हो रहा है। ಓಕೆ ಸರ್, ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣು ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕೆಂಪು ಸಾಯಿಲು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಣ್ಣು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕೆಂಪು ಇದೆ, ನಿಮ್ದು ಬಂದು ಫುಲ್ ಕಪ್ಪು ಇತ್ತು. ನಾವು ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಆ ಥರ ಒಂದು ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ತಂದಾಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೋದು. गन्ने के लिए ज़मीन कौन सी अच्छी है, इसमें एक सबसे अच्छा ध्यान में रखना है। जिस ज़मीन में से पानी निकल के जाता है, पर्कुलेट होता है, ये ज़मीन चाहिए। रूट जोन जो गन्ने के होते हैं उसमें पानी स्टोर नहीं होना चाहिए, पानी नहीं रहना चाहिए उसमें, ये ज़मीन होनी चाहिए। डीप ब्लैक सॉइल ज़मीन में पानी ज़्यादातर रहता है, इसमें गन्ने का प्रोडक्शन बढ़ाने में लिमिटेशंस आते हैं। ज़्यादा गन्ना उसमें नहीं बढ़ता है, 40, 50, 60 टन तक आसानी से आ सकता है। लेकिन एवरेज आपको ज़्यादा लेना है तो जिस ज़मीन में से पानी का पर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है, लाइट सॉइल जहाँ होती है, मीडियम लाइट सॉइल जहाँ होती है, वहाँ गन्ना बहुत ही अच्छा आता है। उसमें रेड सॉइल आती है या लाइट सॉइल जिसको हम बोलते हैं वो आती है, उसमें बहुत ही अच्छा गन्ना आ सकता है। ಓಕೆ ಸರ್, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ pH 7. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಕಾಫಿ ತೊಗೊಂಡೋದ್ರೆ 7 pH ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ನಾವು ಮಣ್ಣು ನಾವು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು? ಯಾವ ಥರ ಹಿಂಗೇನಿಲ್ಲ, ऐसा नहीं है। जहाँ जो हम अभी टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें 5 अपने को पॉइंट्स दिखते हैं। उसमें एक आता है pH, सॉइल का pH नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल होता है 6.5 to 7 तक नॉर्मल होना चाहिए। ये pH का काम पहले समझ लिया तो अपने को ध्यान में आता है। जो न्यूट्रिएंट्स हम बाहर से दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स बैक्टीरिया तैयार करके रखते हैं और वहाँ से वो उठा लेते हैं। उसमें एक बीच में हर्डल आता है। अगर pH बहुत ज़्यादा है, न्यूट्रिएंट्स तैयार होकर भी गन्ना नहीं खा सकता। pH बहुत कम है, न्यूट्रिएंट्स वहाँ होकर भी वो नहीं उठा सकता, नहीं खा सकता। 6 to 7 pH अगर है तो तैयार हुआ न्यूट्रिएंट्स वो उठा सकता है। 6 to 7 इज़ अ आइडियल pH बोलते हैं, सामो बोलते हैं उसको मराठी में, pH बोलते हैं। ये होना चाहिए। जिस ज़मीन में क्षारता ज़्यादा होती है, उसमें अल्कलाइन ज़मीन होती है, उसमें pH बढ़ता जाता है, न्यूट्रिएंट्स ज़मीन में होकर भी वो नहीं उठा पाता है। इसके लिए pH नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल pH करने के लिए ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ದೇನಾ ಬಹುತ್ ಜರೂರಿ है। ಸರ್, ಈಗ 1 ಎಕರೆಗೆ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಎಷ್ಟು ಟನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಮೆನ್ಯೂರ್ ಹಾಕ್ಬೋದು? ನಾನು हाँ, अगर हम गोबर का खाद दे रहे हैं तो गोबर का खाद कम से कम 20 से 30 टन 30 टन 1 एकड़ में देना चाहिए। अच्छा गोबर का खाद देना चाहिए। फैक्ट्री में से प्रेसमड से कंपोस्ट अभी तैयार करके दे रहे हैं, शुगर फैक्ट्री देती है, तो 10 से 15 टन इतना वो कंपोस्ट हम डाल सकते हैं।
या वर्मी कंपोस्ट हम डाल सकते हैं, जो 4 या 5 टन तक अपने को वर्मी कंपोस्ट दिया तो भी सॉइल फर्टाइल होती है। पोल्ट्री मैन्योर भी हम दे सकते हैं। पोल्ट्री मैन्योर 2 से 3 टन तक ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, उससे भी सॉइल फर्टाइल होती है। हम ग्रीन मैन्यूरिंग अगर हमने अच्छी तरीके से किया तो भी सॉइल अच्छी तरीके से फर्टाइल हो सकती है। ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈ ಥರ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಏನಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈಗ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 30 ಟನ್ನು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಮಡ್ಡಿ ಅಂದ್ರೆ 15 ಟನ್ನು, ಅಥವಾ ಕುರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಕೋಳಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ? 2 ಟನ್ನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಸೆಣಬು ಹಾಕಿದ್ರಿ ಫುಲ್ಲು, ಅದೇನಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು? ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅದ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಚಲೋ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸನವ ಏನು ಹಾಕ್ತೇವಲ್ಲ ಅದು ಚಲೋ ಬೆಳೆಯಾಗಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ನಾವು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದಂಗೆ ತಯಾರಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಜರೂರತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಲೋ, ಹಾಕಿದ್ರೂ ಚಲೋ. ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನೇಲೆ ದನ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಅದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು. ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಹಳೇದ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಹಳೇದು ಬಿ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪೋಸ್ ಮತ್ತ ನಯ ಹೊಸ ದಿನ ಬರ್ತಿದ್ಲ ಅದು ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾವು ತಿಪ್ಪಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ, ತಿಪ್ಪಿದಾಗ 3 ತಿಂಗಳ 4 ತಿಂಗಳ 6 ತಿಂಗಳ ಹತ್ರಾಗ ಕೊಳಿತೈತೆ, ಅದು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆದ ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? ನಾವು ಬರೀ ಸಗಣಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಸಗಣಿದಾಗ ನಾವು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಹತ್ರಾಗ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಕೇನ್ ಟ್ರ್ಯಾಶ್ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಹುದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಗ್ರೋ ವೇಸ್ಟ್ ಹತ್ರಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲೇ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಮತ್ತೆ ಚಂದ ಹಂಗಾದ ತಯಾರ. ಕೆಲವರು ಹತ್ರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಗೊಬ್ಬರದ ಹುಳಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಹುಳಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಹುಳ ಅಂತ, ಅವಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ಹುಳ ಗಬ್ಬಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ವೈಟ್ ಗ್ರಬ್ ಆತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ವೈಟ್ ಗ್ರಬ್ ಬೇರೆ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದು ಇದ್ರಾಗ ತಯಾರಾಗ್ತಾವೆ ಭೂಮಿದಾಗ. ಮತ್ತು ಸಗಣಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅದಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಭಾಳ ಜೋರ್ಲೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾವೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಖರೆ ಅದು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ बढ़ेंगिಲ್ಲ. ಸಾಯಿಲ್ ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ अच्छी अगर नहीं हो रही है तो करना नहीं आएगा ना उसमें. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಹೇಳೋದು 90 ದಿವಸ 3 ತಿಂಗಳು ಆದ ನಂತರ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಶಗಣ ನಾವೇನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಅಂತಂದು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 90 ದಿವಸ ನಂತರ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಔರಬ್ಲೂಮ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಎಕರೆಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತುಂಬ ಜನ ನೋಡಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು 1 ಎಕರೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ. ಇವಾಗ ಮಂತು ಜನವರಿ, ನಾವು ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸೆಣಬನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ 15 ಟನ್ ಮಡ್ಡಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಸಗಣಿಯಾದ್ರೆ ಹಾಕ್ದೆ. ಈಗ ನಾವೀಗ ಶುಗರ್ ಯಾವ ಮಂತಲ್ಲಿ ನೆಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೀಡ್ಸ್ ನೆಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟಡಿ ಉದ್ದ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೆಡಬೇಕು, ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಮೈಸೂರು ಫಾರ್ಮ್ ಔರಬ್ಲೂಮಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ವಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ जनवरी इज़ अ राइट टाइम नाउ. ये इसमें अभी इन्होंने जो सब मिक्स करके रखा है, इसको कंपोस्ट पहले होना चाहिए. कंपोस्ट करने के लिए आपको उसके ऊपर यूरिया 1 बैग पर एकड़ डालना है, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फोरस डालना है. यूरिया 1 बैग, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फोरस उसके ऊपर स्प्रेड करना है. और आपके फॉगर्स है वहाँ, स्प्रिंकलर्स है, उससे एक बार पानी देकर उसके अंदर मॉइस्चर तैयार करना है. ये यूरिया और जो फास्फोरस हम दे रहे हैं, ये कंपोस्ट इससे क्यों बनता है? कंपोस्ट बनाने के लिए बैक्टीरिया ही काम करते हैं. कंपोस्ट करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, इनका खाद नाइट्रोजन और फास्फोरस है. इसके लिए हम ऊपर से यूरिया और फास्फोरस दे रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में नहीं दे रहे. उनको जितना चाहिए उतना ही हम दे रहे हैं. ये देने के कारण से बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जो कंपोस्ट करने वाले हैं और अपने आप वो कंपोस्ट करेंगे. मार्केट में अभी मिल रहा है डी वेस्ट कंपोजर करके मिल रहा है, छोटी बॉटल आती है 20 रुपये वाली. वो आप जो कैसे तैयार करना उसमें लिखा है, वैसे तैयार करके वो भी इसके ऊपर स्प्रे करेंगे हम. यानी इसका कंपोस्ट बहुत अच्छा बनेगा. करीबन 2 महीने में ये कंपोस्ट अच्छी तरीके से बन जाएगा. पूरा फरवरी जाएगा, पूरा मार्च इसमें जाएगा. अगर पानी आपके पास ठीक तरीके से है तो मार्च एंड में आप फरो निकाल कर इसमें ग्रीन मैन्यूरिंग कर सकते हैं. सनब बोलते हैं ना आप उसको, सनवा इसमें डालकर उसका आप ग्रीन मैन्यूरिंग बना सकते हैं. अप्रैल पूरा और मई का हाफ मंथ, 1.5 महीने में ये तैयार होता है. वो पूरा इसमें डाल कर कट करके डालना है और मिक्स करके रखना है. 1 महीने में वो सब पूरा कंपोस्ट हो जाता है. यानी अभी जो आपने मटेरियल डाला है उसका भी कंपोस्ट बनेगा, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी. बाद में ये सनब डालकर भी उसको ग्रीन मैन्यूरिंग बनाएंगे, उससे भी
सॉइल फर्टिलिटी बढ़ेगी। मई एंड में आपको इसमें गोबर का खाद डालना है, कितना? करीबन 20 से 30 टन, 20 to 30 टन गोबर का खाद। वो कंपोस्ट हुआ जैसे आपने अभी इन्होंने पूछा था, वैसे गोबर का खाद इसमें डालना है और मिक्स करके लेना है इसमें। अगर फैक्ट्री का कंपोस्ट भी आपको मिल रहा है तो भी ले लीजिए, 10-15 टन वो भी आप इसमें डाल सकते हैं, या गोबर का खाद 10-15 टन और फैक्ट्री वाला कंपोस्ट 10-15 टन ऐसे मिक्स कर भी आप डाल सकते हैं। मिला तो वर्मी कंपोस्ट मिला तो भी 1 टन 2 टन इसमें डाल सकते हैं। यानी ऑर्गेनिक खाद जितना आप इसमें ज़्यादा डालते जाएंगे खर्चे के हिसाब से, उतना सॉइल की फर्टिलिटी बहुत अच्छी होगी। मैंने देखा अभी उधर जाकर के आपके यहाँ से पानी का पर्कुलेशन अच्छी होने वाला है, सॉइल भी रेडिश है, बहुत अच्छी सॉइल है, इसमें गन्ना बहुत अच्छा आ सकता है। इस तरीके से हमने पहले तैयारी करनी होगी उसकी। तो इसका मतलब है जून जुलाई तक मेरा कुछ क्रॉप नहीं आने वाला? नहीं है, नहीं। ಓಕೆ, ಝೀರೋ ಕ್ರಾಪ್. ಈಗ ನಾವು ಸೀಡ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈಗ ಸೀಡ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗಿಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೀಡ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? सीड का मैं थोड़ा सा स्टडी करूंगा यहाँ। अभी इन्होंने बोला सर जी ने कि यहाँ चल रहे 517 वैरायटी बहुत अच्छी चल रही है, काम भी अच्छा हो रहा है, शुगर फैक्ट्री वो प्रोक्योर भी करते हैं। 517 भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे स्टेट में चलने वाली वैरायटी है, कोयम्बतूर से बनाई हुई CO 86032, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। लेकिन यहाँ अभी उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया 86032 से बेटर 517 चल रही है, तो उसका स्टडी करके वो भी हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा सीड का ऊपर मैंने थोड़ा स्टडी करूँगा, उसके बाद 2-3 महीने अभी है तो सीड कौन सा लगाना वो देख लेंगे। ಈಗ 1 ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಲಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು, ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ? जो सेकंड पॉइंट मेरा आता है, पहले तो सॉइल फर्टिलिटी के आते हैं, दूसरा आता है प्लांटेशन मेथड कैसे होना चाहिए। प्लांटेशन मेथड में एक बात बहुत ज़रूरी बात आप सब लोग को ध्यान में रखना है, जो गन्ने का फार्मिंग करते हैं वो, गन्ना कितना भी आप ज़्यादा लगाइए, कितना भी कम लगाइए, कैसे भी लगाइए, फरो जो निकालते हो छोटा निकालिए या बड़ा निकालिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जब आपका गन्ना हार्वेस्ट होकर शुगर फैक्ट्री को जाता है तो उसमें जीवित रहकर शुगर फैक्ट्री को गन्ने जाने वाले की संख्या जो होती है, काउंट जो होता है, वो मैक्सिमम 40,000 होता है। 40,000 से ज़्यादा गन्ना कभी भी शुगर फैक्ट्री को हार्वेस्ट होकर 1 एकड़ में नहीं जाता है। उसकी लीव जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं, उसके ऊपर सनलाइट आना चाहिए, उसको रूम मिलना चाहिए बढ़ने के लिए, ये सब का हिसाब करके देखा जाए तो मैक्सिमम 40,000 गन्ने जाते हैं। अभी 40,000 जाने हैं तो फरो कितनी रखेंगे तो 40,000 जाएंगे। हम पहले हमारे दिमाग में था फरो छोटी निकालेंगे, गन्ना ज़्यादा डालेंगे तो 40,000 जाएंगे। लेकिन इसमें एक बात होती थी, हम पहले जो उसको टिलर्स निकालते थे ना, वो टिलर्स आते थे, वो करीबन 2 लाख 3 लाख टिलर्स आते थे। ये सब टिलर 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 महीने रहते हैं। सनलाइट उसको वो भी लेते हैं, ज़मीन में दिया हुआ खाद वो भी उठा कर लेते हैं और जीवित रहने की कोशिश करते हैं। हर एक पौधा जीवित रहने का बहुत ज़्यादा कोशिश करता ही है, कौन सा भी पौधा हो कोशिश करते हैं। लेकिन जब गन्ना बढ़ने लगता है 8-9 महीने के बाद, तो जो सनलाइट आता है वो हर एक गन्ने के पत्ते के ऊपर सनलाइट नहीं मिलता है। सनलाइट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी खाद हमने दिया गन्ना उठाता है, वो पत्ते में चला जाता है, उसमें बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड वो पत्ते में मिक्स करके लेता है। उसके ऊपर जब सनलाइट आता है तो वहाँ क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं उसको, या प्रकाश संश्लेषण क्रिया उसको बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस होता है और उसका जो नीचे से न्यूट्रिएंट्स लिए हैं उसका रूपांतर किया जाता है ग्लूकोज में, उसका ग्लूकोज में फॉर्मेशन होता है। यही ग्लूकोज पूरे गन्ने में फिर से वापस भेजा जाता है और उस ग्लूकोज के ऊपर ये गन्ना बहुत ज़ोर से बढ़ता है। ग्लूकोज एक नाम मैंने बोला, अलग अलग उसके नाम है, वो साइंटिस्ट बोल सकते हैं सब। एक ग्लूकोज मैंने एनर्जी वाला बोल दिया। तो ये तैयार करने के लिए न्यूट्रिएंट्स भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी है सनलाइट ज़रूरी है। जितना ज़्यादा गन्ना उधर है, हर एक गन्ने के पत्ते के ऊपर सनलाइट नहीं आता। जो ऊपर गए हैं गन्ने, जो हाइट पे ज़्यादा है वो सनलाइट लेते हैं, और जो छोटे गन्ने हैं उसके ऊपर सनलाइट नहीं मिलता है उसको। और सनलाइट न मिलने के कारण से फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, और फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो खाद नहीं मिलता है उनको, ग्लूकोज नहीं मिलता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता करके दम तोड़ते मर जाते हैं। ये 6, 7, 8 महीने के बाद मरते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए,
ये जितने दिन जीवित रहे उतने दिन जमीन में से आपने दिया हुआ खाद वो भी उठाकर खाते हैं, वो भी ट्राई करते हैं जीवित रहने का, और आखिर में सनलाइट नहीं मिला करके वो मर जाते हैं। लेकिन जितने दिन जीवित रहे उतना दिन उन्होंने भी खाद खाया है और मर जाते, तो ये वेस्ट होता है। हम जितना भी न्यूट्रिएंट दे रहे हैं उसमें से करीबन 50 से 70% तक वो वेस्ट अपना जा रहा है। ये न जाना है, इसके लिए पौधे ही इतना लगाएंगे, गन्ना ही इतना हम लगाएंगे कि 60 to 70,000 उसको टिलर्स आएंगे, उसमें से 20 से 30,000 टिलर्स अलग अलग कारण से मरेंगे, जो इसेंशियल है, मरने वाले ही है वो, ऐसे मरेंगे। और करीबन 40,000 पहले से ही जीवित रहेंगे, तो जो भी हम उसको दे रहे हैं उसको ही खाने को मिलेगा, तो अपने आप उसकी साइज बढ़ती जाएगी, उसकी गर्द बढ़ेगी, उसकी पैर की लंबाई बढ़ेगी और टोटल टनेज बढ़ेगा। ये हिसाब करके गन्ना लगाना है। तो क्या क्या करना है ज़रूरी है, अभी फाइनल मैं बोल देता हूँ कि 4.5 फीट की फरो निकालनी है, बहुत बेटर है। थोड़ा सा ज़्यादा आपको करना है तो 5 फीट की निकालिए, ये भी बहुत बेटर है। 4.5 और 5 फीट की जो हम फरो निकालते हैं, इसमें कल्टीवेट बाद में जो करना होता है, इसके लिए पावर टिलर का इस्तेमाल अच्छी तरीके से इसमें हो सकता है। जो मिट्टी हम चढ़ाते हैं, अर्थिंग अब बोलते हैं, इसके लिए पावर टिलर बहुत अच्छी तरीके से इसमें काम करता है 4.5 फीट में और 5 फीट में। आपके यहाँ बेटर है 4.5 फीट निकालें तो बहुत ही अच्छा है, ये लैंड वैसी है। जब डीप ब्लैक सॉइल की आप बात कर रहे थे, हम उसमें 5 फीट की निकालते हैं। जहाँ कोबोटो जैसा 4 व्हीलर ट्रैक्टर यूज़ करते हैं इसके लिए, अर्थिंग अप के लिए, उसके लिए वो फरो की विड्थ और बढ़ानी चाहिए होती है, 6 फीट करनी चाहिए होती है। 6 फीट की फरो हो, 4.5 फीट की हो या 5 फीट की हो या 10 फीट की हो, ध्यान में एक ही रखना है 60,000 तक टिलर्स अपने को लेने हैं। उसमें से 20,000 टिलर्स अलग अलग कारण से मरने वाले हैं और 40,000 टिलर्स पहले से जीवित रहेंगे, जो आखिर तक फैक्ट्री को जाने वाले हैं। 60,000 ये फाइनल अपने ध्यान में रखना है। अभी देखिए, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है कि पौधे एक्चुअली कितने लगाने चाहिए, गन्ने कितना लगाना चाहिए। एक गन्ने को हम 6-7 से लेकर 9-10 तक टिलर्स लेते हैं। 10 टिलर्स अगर मैंने लिया और 60,000 मुझे 1 एकड़ में आना चाहिए, तो 6,000 नोड्स मुझे ज़मीन में लगाने चाहिए या पौधे लगाने चाहिए। 4.5 फीट की अगर फरो है तो 1.5 फीट के ऊपर एक मैंने पौधा लगाया या एक आँख वाला टुकड़ा लगाया तो 6,000 टुकड़े उसमें बैठते हैं। और एक को 10 महीने अगर टिलर्स लिया तो 60,000 टिलर्स उसमें आते हैं और 20,000 टिलर्स अलग अलग कारण से उसमें मरते हैं। मैं कारण पहले एक बार बोलता हूँ, बाद में आप अगला प्रश्न पूछिए। जब गन्ना हम लगाते हैं 1.5 महीने के बाद उसमें अर्ली शूट बोरर आता है। बोरर का अटैक्स बहुत उसमें रहते हैं। अर्ली शूट बोरर आता है, उसका टॉप मर जाता है। ऐसे अर्ली शूट बोरर से कुछ इसमें मरते हैं। बाद में जब हम अर्थिंग अप करते हैं तो उसमें एक्सीडेंटल डेथ बहुत होती है, ब्रेकेज होते हैं। ट्रैक्टर इधर उधर गया, एक टूट जाता है, बैल से किया तो भी उसमें भी बहुत सारे टूट जाते हैं। ऐसे इसमें थोड़े बहुत मरते हैं। बाद में इंटरनोड बोरर आता है, एक बोरर आता है जो बाद में 6 महीने के बाद आता है। उसमें भी कई गन्ने उसमें ख़राब हो जाते हैं। और फंगस का भी अटैक बहुत बार होता रहता है उसके ऊपर, उसमें भी थोड़े बहुत गन्ने कम होते हैं। इसके लिए 20,000 अपने को सरप्लस लेना है। आखिर में 40,000 ही जीवित रहने वाले हैं, ये ध्यान में रखिए। तो 20,000 हम ज़्यादा लेंगे, 20,000 उसमें से मरेंगे और 40,000 आखिर तक जीवित रहेंगे। इसके लिए 4.5 फीट की फरो निकालिए और एक आँख वाला टुकड़ा अगर लगाना है या पौधे लगाने हैं तो हम 1.5 फीट के ऊपर एक पौधा लगाएंगे। लेकिन हम ज़्यादातर फार्मर को बोलते हैं एक आँख वाला टुकड़ा मत लगाइए, 2 आँख वाला करिए और 4 इंच की दूरी पे हर एक टुकड़ा लगाते जाइए। 2 आँख में से एक भी अगर जर्मिनेट हुआ अच्छी तरीके से तो 2 टुकड़े में एक अगर हम पकड़ेंगे तो 1.5 फीट का 1.25 फीट का अंतर मेंटेन होता है। इसके लिए 2 आँख वाला लगाना बेटर है।
ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನೀರಿಂದು ಈಗ ನಾವು ತೆಂಗಿನ ಮರ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಈಗ ಮೇಗೆ ಇವರು ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫಸ್ಟು 2 ಇಯರ್ ಪರ್ ಡೇ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ 10 ಲೀಟ್ರ್ ಬೇಕಂತು. ಆಮೇಲೆ 2 ಇಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 40 ಲೀಟರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದು, 5 ಲೀಟರ್ ಆದಮೇಲೆ ಪರ್ ಡೇ 80 ಲೀಟರ್ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶುಗರ್ ಕೆನ್ನಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರಿಗೆ ಮೇಗ್ ಕಟಾವ್ ಈಗ ಇದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಶುಗರ್ ಕೆನ್ ತಂದು ನಿಟ್ರು ಸೀಡ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಲೀಟ್ರ್ ನೀರು ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾಳೆ ನೀರು ಬಂತು ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಕಟ್ಸಿದ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಇದೆ, ನೀರು ಬಂತು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ತುಂಬ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವ ಥರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರಿಪ್ಪು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನೀರಿಗೆ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇರಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಬೋರ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಇಂಚ್ ನೀರು, ಅವ್ರಿಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಕಬ್ಬು ಬೆಳಿಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋರಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ಇವ್ರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಾಯಿತು, ನೀರು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾ ಪहिले ಮಾಡ್ತೇನೆ. 12 ತಿಂಗಳ ಕಬ್ಬು ಏನು ಇರ್ತಿದ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಈ ಕಬ್ಬಿಗೆ 12 ತಿಂಗಳದಾಗ ನಾವು ಫ್ಲಡ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಕೊಡ್ತೇವಲ್ಲ, ಆದ ನೀರಿಂದ ಟೋಟಲ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,25,00,000 लीटर पानी उसको चाहिए होता है, देते हैं हम अभी। इतना पानी उसको जा रहा है, 1 करोड़ लीटर 1,25,00,000 लीटर पानी उसको हम दे रहे हैं अभी, जो फ्लड से पानी दे रहे हैं 1 एकड़ के लिए, वो 18 महीने में। इसका इतना पानी उसको नहीं चाहिए होता है, उसको पानी चाहिए पूरे 18 महीने में 40 लाख लीटर पानी चाहिए। ऑलमोस्ट वी आर गिविंग 3 टाइम्स मोर पानी उसको हम दे रहे हैं। उससे बैड इफेक्ट्स क्या क्या, साइड इफेक्ट्स क्या क्या है, सॉइल की फर्टिलिटी बिगड़ रही है, पानी ज़्यादा हो रहा है तो क्षार उसमें बहुत ज़्यादा जा रहा है, पीएच बिगड़ रहा है, यानी बहुत सारे बैड इफेक्ट्स उसके होते हैं। और पानी भी वेस्ट कर रहे हैं। वैसे पानी देना उसको जो चाहिए वो 40 लाख लीटर पानी 1 एकड़ को हमने पूरे 1.5 साल तक देते रहे, पूरे साल में। तो गन्ना बहुत अच्छा आता भी है, उसका यूज़ भी अच्छा होता है पानी का, और सॉइल की फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है। अगर ಒಂದು ಕೋಟಿ 25 ಲಕ್ಷ 40 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು, 40 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ನೀರು ಸಾಕು. ಸೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ड्रिप ले अगर पानी हम दे रहे हैं उसको, तो ड्रिप से पानी देते वक्त हम काउंट करके दे सकते हैं, क्योंकि ड्रिप का डिस्टेंस तय रहता है, आपने जो दिया है वो फाइनल रहता है। कितना लीटर पानी पर आवर उसमें से ड्रिप होता है ये भी अपने को पता रहता है। कितने घंटे हमने मोटर चलाई, कितने मिनट मोटर पंप सेट चलाया, तो कितना पानी ड्रिप हुआ ये भी अपने को पता रहता है। उस हिसाब से काउंट करके हम दे सकते हैं। जब हम गन्ना लगाते हैं एक बार उसको थोड़ा ज़्यादा पानी देना है, क्योंकि पूरी लैंड टाइट होनी चाहिए इसके लिए। बाद में ड्रिप से पानी हम जब देते हैं, पहले महीने में उसको 1,000 से 1,500 लीटर पानी पर डे चाहिए होता है 1 एकड़ के लिए। तो हम 1,500 लीटर पानी हम कैसे देते हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन में पानी देते हैं, अल्टरनेट डे देते हैं। तो 15 से 20 मिनट हमारा ड्रिप